वीडियो क्लासेस में सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे संवेगात्मक विकास के बारे में, इमोशनल डेवलपमेंट। तो ध्यान दीजिएगा कि ये जो चैप्टर है ये मुझे लगता है पेडागोजी का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है और इससे सबसे अधिक प्रश्न आते हैं। इस चैप्टर से सबसे अधिक प्रश्न भी आते हैं आपके, और यदि आपने इस चैप्टर को पूरा देखा तो गारंटी है कि कम से कम 5 से 7 नंबर आपके पेडागोजी में प्लस हो सकते हैं। तो देखिए क्या है, शुरुआत से हम पूरी परिभाषाओं को भी बताएंगे, कि लाइनों का अर्थ बताएंगे। इसके बाद में फिर हम लोग कुछ प्रश्नोत्तरों की भी बात करेंगे। कहता है संवेग मानव जीवन की महत्वपूर्ण इकाई है। देखिए आप सोचते होंगे संवेग है क्या। जिन बच्चों ने पढ़ा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा उनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती ये भी है कि संवेग क्या है। तो देखिए भय हो गया, क्रोध हो गया, खुशी हो गई, ठीक है, ये सब संवेग के ही एक तरीके से उदाहरण हैं। जो व्यक्ति के हाव भाव में परिवर्तन दिखाई देते हैं उन्हीं को हम संवेग कहते हैं। मनुष्य को कार्य करने की जो प्रेरणा होती है वो संवेगों से मिलती है। संवेग का संबंध हमारे जीवन के भावात्मक पहलू से, भावात्मक पहलू का मतलब समझ गए आप, कि संवेग का संबंध हमारे अपने भावों से होता है। इसी बारे में रॉस ने बोला है। रॉस एक मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने क्या बोला है, उन्होंने कहा है कि संवेग चेतना की वही अवस्था है जिसमें रागात्मक तत्वों की प्रधानता होती है। ये पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण है, ये पूछा भी जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा एक पॉइंट ये भी पूछा जा सकता है आपका कि हमारे जीवन की महत्वपूर्ण इकाई क्या है। बहुत सारी चीज़ें नीचे दे सकता है, वहाँ पर संवेगों का नाम भी दे सकता है। हो सकता है हंसी दे दे, हो सकता है क्रोध दे दे, हो सकता है संवेग दे दे, और इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिएगा कि अगर चारों विकल्प संवेगों से जुड़े हैं तो उनमें से आप सभी को लगाएंगे, ठीक है। लेकिन यदि संवेग लिखा हुआ है तो आप इसी को लगाएंगे। तो रॉस ने क्या बोला है, संवेग चेतना की वह अवस्था जिसमें रागात्मक तत्व की प्रधानता होती है। ये जो संवेगात्मक शब्द है या संवेग है, इसको हमने इमोशन नाम के शब्द से लिया है। इमोशन आप जानते होंगे, जो इमूवर शब्द से बना है। तो इमोशन शब्द को अगर हम संधि विच्छेद करें, यदि अलग अलग करें तो ये हो जाता है ई धन मोशन। तो मोशन का मतलब होता है गति, और ई का अर्थ है अंदर से, ठीक है। तो ई का अर्थ है अंदर से और मोशन का अर्थ है गति से, मतलब अंदर से गति होना। इसका मतलब अंदर से जो भाव प्रकट होते हैं हमारे, या फिर अंदर से भावों में जो गति प्रकट हुई दिखाई देती है, वही हमारी क्या हो जाती है, इमोशन हो जाती है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग संवेग कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, हमारे अंदर से प्रकट हुए जो भी भाव होते हैं वही भाव हमारे संवेग कहलाते हैं। एक और मनोवैज्ञानिक है कैंटोविज। उन्होंने क्या कहा है देखते हैं। उन्होंने कहा कि संवेग से तात्पर्य एक ऐसी आत्मनिष्ठ भाव की अवस्था से होता है जिसमें शरीर से उत्तेजना पैदा होती है और उस परिस्थिति में कुछ महत्वपूर्ण व्यवहार होता है। अब परिस्थिति में व्यवहार होता है, अब वहाँ की परिस्थिति कैसी, यदि खुशनुमा परिस्थिति होगी तो वो हंसेगा, यदि दुखनुमा परिस्थिति होगी तो वो रो सकता है, उदास हो सकता है, ठीक है। हो सकता है उसने किसी खेल में विजय हासिल की हो तो वहाँ पर वो खुशी जाहिर कर सकता है। ये वहाँ की परिस्थिति कैसी है उस हिसाब से उसमें उत्तेजना दिखाई देती है। ये किसने बताया था, कैंटोविज ने बताया था। लेकिन वाटसन एक वैज्ञानिक हैं, उन्होंने अध्ययन के बाद में बताया कि संवेग को हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। सबसे पहला भय, दूसरा क्रोध, तीसरा प्रेम।
एक दूसरे वैज्ञानिक भी हैं, विवेज नाम की एक महिला मनोवैज्ञानिक है, इन्होंने भी यही चीज़ बताई है। इन्होंने भी क्या बताया है, एक सेकंड, इन्होंने बताया है कि 2 वर्ष की अवस्था में शिशु में सभी प्रकार के संवेग होते हैं। 2 वर्ष का जो बालक होता है उसमें सभी संवेग पाए जाते हैं, जैसे भय भी होता है, उनमें क्रोध भी होता है, प्रेम भी होता है। बच्चे डर बहुत जल्दी जाते हैं, ठीक है, थोड़ी थोड़ी सी बातों में उन्हें क्रोध भी बहुत अधिक आता है, और वो किसी ना किसी व्यक्ति से अगाढ़ प्रेम करते हैं। मतलब जो भी उनके नज़दीक रहता है लगातार उनको वो चाहते हैं, और जो उनसे दूर रहता है उनसे वो डरता है, ठीक है। तो इनमें सभी प्रकार के संवेग पाए जाते हैं। 3 माह की उम्र में दुख और आनंद संवेग का जन्म होता है, और इन संवेगों से अन्य संवेग की उत्पत्ति होती है। दुख से किसकी होती है? दुख से होती है भय की, क्रोध की, घृणा की। इन्हीं संवेगों से किसकी होती है? अन्य की होती है। अब दुखी होने का कारण क्या है? भय हो सकता है, क्रोध हो सकता है, और घृणा, मतलब उस व्यक्ति को नफरत कर सकता है। आनंद से क्या क्या होता है? आनंद से होता है उल्लास और अनुराग। हंसे गए तने तो नहीं पता, 3 महीने का बच्चा भैंस का है, भैंस हो सकता है, फिर गुर्राते हो ऐसे बताया जाता है। 3 महीने का बच्चा जब कोई चीज देख करके डर जाता है तब वो एकदम से भय हो जाता है, क्रोध उत्पन्न होता है। 3 माह की उम्र में दुख और आनंद संवेग का जन्म हो जाता है, और इन्हीं संवेगों से अन्य संवेग की उत्पत्ति होती है। 3 माह का मतलब जो 3 माह के बच्चे होते हैं छोटे छोटे, वो 3 महीने के बच्चों में आप स्वयं देखते होंगे थोड़ी थोड़ी सी बातों में क्रोध आने लगता है, और दुखी हो जाते हैं और रोने लगते हैं, थोड़ी सी बात में हंसने लगते हैं, ठीक है। तो दुख से 3 प्रकार के संवेगों का जन्म होता है। दुख से होता है आपका भय का जन्म, बच्चा डर बहुत जल्दी जाता है। दुख से ही होता है क्रोध का जन्म, छोटी छोटी सी चीज़ों में वो मतलब लड़ना चालू कर देता। लड़ने का मतलब ये नहीं कि वो आप उसका मतलब चीज़ों को आपने दिया उसके हाथ में, उसने फेंक दिया, हो सकता है उसे आप खाने के लिए दे रहे हो, उस खाना नहीं खा रहा है। दाई चौधरी कहते हैं 3 माह की उम्र में दुख और आनंद, ये 2 संवेगों का जन्म हो जाता है बच्चों में। आप स्वयं देखते होंगे कि 3 माह का बच्चा या तो तुरंत खुश हो जाता है, और या तो तुरंत दुखी भी हो जाता है। दुखी होने का आप 3 प्रकार से देख सकते हैं उसमें। ये दुखी होगा तो मतलब डर जाएगा, जैसे मान के चलिए कि आपने ही उसे डरा दिया, अचानक आ जाना या ऊट पटांग के उसके साथ हरकत करना, बच्चा इससे भी डर जाता है। क्रोध, क्रोध भी करता है बच्चा, बहुत छोटी छोटी सी बातों पर बच्चा क्रोध भी करता है। घृणा, जिसके नज़दीक रहता है उससे तो वो प्रेम करता है, लेकिन जिससे दूर रहता है उससे वो घृणा करता है। इसी प्रकार आनंद के भी 2 चीज़ें देख सकते हैं आप, उल्लास और अनुराग, ठीक है। जो हर्ष संवेग होता है ये सबसे अंत में जागृत होता है। संवेग के उदय होने पर सुप्त व्यक्ति जागृत हो जाता है और किसी कार्य को करने में स्फूर्ति दिखाता है। यदि किसी व्यक्ति में संवेगों का जन्म नहीं हुआ है और यदि वो संवेगहीन है तो ये मान के चलिए वो किसी काम को नहीं कर सकता है। लेकिन संवेग के उदय होने पर सुप्त मतलब सोया हुआ व्यक्ति भी कैसा करता है? जागृत अवस्था में रहता है और किसी भी कार्य को करने में स्फूर्ति दिखाता है। उसके शारीरिक एवं मानसिक स्थिति में भी परिवर्तन आ जाता है। संवेग के कारण वह प्रशंसनीय व निंदनीय कार्य कर बैठता है। ध्यान दीजिएगा, संवेग के कारण ही मान के चलिए उसे किसी ने अच्छी प्रेरणा दी कि आप यदि पढ़ोगे लिखोगे तो दुनिया में आपका नाम होगा और आप बहुत अच्छा मुकाम हासिल कर सकते हो, तो वह व्यक्ति क्या करता है? इतना अच्छी पढ़ाई करता है, इतनी अच्छी पढ़ाई करता है कि वो व्यक्ति हो सकता है कि पूरे राज्य में पहला स्थान लाए, और उसे क्या होता है? प्रशंसनीय माना जाता है, ठीक है। लेकिन हो सकता है उसे गलत संगत मिल गई,
गलत लोगों के व्यवहार में आ गया और उसने कोई ऐसे निंदनीय हरकत कर दी जो समाज में शोभाहीन है, तो वो व्यक्ति क्या करता है, निंदनीय कार्य का शिकार हो जाता है। उसी कार्य को हम लोग क्या कहते हैं, पशुवत कार्य कहते हैं। ये सब चीज़ें भी संवेग के कारण ही होती हैं, क्योंकि संवेग आक्रमबद्ध में होता है। संवेग की स्थिति में व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, आप देखते होंगे हमारे ही समाज में बहुत से व्यक्ति ऐसे होते हैं जिन्हें बहुत रिस्पेक्ट दी जाती है, बहुत मान सम्मान मिलता है, लेकिन हमारे समाज में ही बहुत से व्यक्ति ऐसे होते हैं जिन्हें मान सम्मान तो छोड़िए, उन व्यक्तियों को कोई बैठाना पसंद नहीं करता है। ठीक है, ये सब चीज़ें उनके अपने व्यवहार के कारण उत्पन्न होती हैं। और व्यवहार कहाँ से आता है, ये सब संवेगों से जन्म होता है। क्योंकि जो बुद्धि होती है संवेग की अपेक्षा कमजोर हो जाती है। ठीक है, वह कुछ भी कर बैठता है। संवेग के शांत होने पर और बुद्धि के व्यवहार में आने के परिणाम पर व्यक्ति सकारात्मक और नकारात्मक सुख और दुख का अनुभव करता है। देखिए, सुख और दुख जो हमारे जीवन में आते हैं वो भी हमारे कहीं ना कहीं संवेगों का परिणाम ही होते हैं। ठीक है, क्योंकि वह बुद्धि विवेक से सोचेगा तो हमेशा उसके दिमाग में अच्छे संवेग उत्पन्न होंगे। बुद्धि विवेक से सोचकर यदि काम करेगा तो अच्छे संवेग उत्पन्न होंगे। वो अच्छे और बुरे चीज़ों को सोचकर फिर उस कार्य को आगे करेगा। लेकिन यदि वो बिना विचारे कार्य को करता है तो कहीं ना कहीं अच्छे और बुरे परिणाम उसके प्राप्त हो सकते हैं। हो सकता है कुछ अच्छा भी हो, लेकिन मैक्सिमम आपके बुरे के चांस अधिक हैं। और यहाँ पर वो क्या होता है, सुख और दुख दोनों चीज़ों का सामना कर सकता है। यदि परिणाम सकारात्मक होता है तो वह क्या होता है, प्रशंसा का पात्र हो जाता है। लेकिन यहीं पर यदि परिणाम उसका नकारात्मक होता है तो वह व्यक्ति क्या होता है, निंदा का भागी हो जाता है। इसी विषय में वुडवर्थ ने अपनी एक बात बोली थी। उन्होंने कहा है कि संवेग व्यक्ति की गति में अथवा आवेश में आने की स्थिति है। वुडवर्थ ने बोला था, ये प्रश्न आपका महत्वपूर्ण है, कि संवेग व्यक्ति की गति में या आवेश की आने की स्थिति है। इसी के कारण व्यक्ति की गति तैयार होती है। देखिए, अध्याय का नाम संवेग है तो इसमें सिर्फ संवेग की चर्चाएं होंगी और इन्हीं से आपके प्रश्न बनते हैं। इसके बाद में जो प्रश्न हम लोग देखेंगे वो प्रश्न आप स्वयं हल करके बताएंगे और बहुत ही आसानी से आपसे बन सकते हैं। कहते हैं संवेग से कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। ठीक है, कैसे मिलती है, कि जैसे मान लीजिए कि आप किसी पर्व या वैवाहिक समारोह पर घर जाते हैं तो आप अपने परिजनों के साथ प्रेमी या प्रेमिकाओं से भी मिलते हैं, मतलब मित्रों से मिलते हैं, सगे संबंधियों के साथ में। तो संवेगात्मक स्थिति या भाव प्रकट करते हैं, मतलब खुशी का भाव प्रकट करते हैं। उनके साथ मिलते हैं तो आप खुशी खुशी बात करते हैं, मिलते हैं। आपने भी देखा होगा कि अरे यार, आप तो बहुत दिनों बाद मिले हो, कितने बदल गए हो, क्या स्वभाव है आपका, हम तो हमेशा आपको याद करते हैं। नहीं, यहाँ पर खुशी का भाव झलकता है और संकल्प करते हैं कि इस बार इस कार्य को करना है। फिर हम लोग आपस में विचार भी करते हैं कि नहीं, हम लोग इस वर्ष इस काम को करने जा रहे हैं। ठीक है, जैसे पढ़ने वाले बच्चे होंगे तो वो अपना बताते हैं कि मैं आईएएस की तैयारी कर रहा हूँ, वो कहेगा मैं पीसीएस की तैयारी कर रहा हूँ, वो कहेगा मैं एसएससी की तैयारी कर रहा हूँ। आपकी तैयारी कैसे चल रही है, सब यही चर्चा करते हैं। देखिए, जिस उम्र का व्यक्ति होगा उसमें उसी प्रकार के संवेग होंगे और वो बातें भी उसी प्रकार की करेगा। यदि कोई व्यक्ति सर्विस करता है तो वो अपने सर्विस की बातें करता है, मेरे कार्यकाल में ये चल रहा है, मेरे यहाँ पे ये चल रहा है, मेरे यहाँ पे इस काम को विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है। छात्र होंगे तो वो अपने विषय में चर्चा करेंगे कि मैं इस तैयारी को कर रहा हूँ, मैं उस तैयारी को कर रहा हूँ, मुझे और ये सब करना है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें कब होती हैं, ये संवेग के द्वारा ही होती हैं और इसी से हमें प्रेरणा भी मिलती है। ठीक है, और उस एक बात जो बोली गई, संवेग से प्रेरणा मिलती है, मतलब यदि प्रेरणा का मतलब क्या है कि यदि आप किसी ऐसे समूह के साथ बैठते हैं जो नकारात्मक है तो वहाँ पर कहीं ना कहीं आप डिमोटिवेट हो जाते हैं और आप उस कार्य को नहीं कर सकते जो आप करना चाहते हैं। लेकिन यदि आप सकारात्मक व्यक्ति के साथ बैठते हैं तो वहाँ से आपको एक अच्छी प्रेरणा मिलती है और आप एक चीज़ सोचते हैं कि नहीं, इस काम को मैं कर सकता हूँ और इस काम को मैं ज़रूर करूँगा। तो ध्यान दीजिएगा कि संवेग जो है वो कार्य करने की प्रेरणा आपको देता है। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, उन्हें कुछ भी समझाया जाए लेकिन उनको चीज़ें कम समझ में आती हैं।
लेकिन मैक्सिमम चांस ऐसे होते हैं कि वहाँ पर आपको अच्छे संवेगों का ही जन्म होगा और वहाँ से आप जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। अतः संवेग को बुद्धि से नियंत्रित होना चाहिए। यही भाव परम तत्व के साथ भी है। जैसे जैसे आप परम तत्व पर ध्यान लगाते हैं, मतलब परम पिता परमेश्वर, लेकिन उसमें भी क्षणिक आनंद की अनुभूति होती है यदि कोई व्यक्ति उस दिव्य सत्य की संवेदना को अंतःकरण की आवाज़ से नियंत्रित करने में सफल होता है। ठीक है, अब इसमें इतनी बड़ी लाइनों का सिर्फ एक अर्थ है कि यदि हम ईश्वर पे ध्यान लगाते हैं, आप भी देखते होंगे कि कोई व्यक्ति एक निराकार मूर्ति की मतलब पूजा करता है, उसके सामने ना कोई मूर्ति है, ना कोई भगवान है, ना कोई देवी, ना कोई देवता, इसके बाद भी वो एक निराकार ब्रह्मा की उपासना करता है। ठीक है, और वो सत्य धर्म का पालन करता है। उसके साथ जगह पर कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो लोग मूर्ति पूजा करते हैं और उनका ध्यान उन पर लगा रहता है। उनकी विश्वास होती है कि नहीं, हमने इनकी पूजा की है तो इनसे हमें जो मिलने वाले फल होंगे वो भी सकारात्मक होंगे। ठीक है, वहीं पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अहम ब्रह्मास्मि, वो स्वयं कोई ब्रह्मा मान बैठते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, लेकिन हमारा ध्यान जहाँ लगता है हमें उसी प्रकार के परिणाम भी प्राप्त होते हैं, उसी प्रकार के संवेग भी हमारे दिमाग में जन्म लेते हैं। यदि हम एक पत्थर की भी पूजा करते हैं तो हमें उन्हीं पत्थर से एक सकारात्मक संवेगों का जन्म होता है और वहाँ से हमें कहीं ना कहीं हमारे काम बनना प्रारंभ हो जाते हैं और हमें ऐसा लगता है कि नहीं, वास्तव में ईश्वर हमारा साथ दे रहा है। संवेगों का स्थानांतरण भी होता है। संवेगों के प्रति भावात्मक होती है, चीज़ समझ चुके हैं आप। सोचने समझने की क्षमता का लोप हो जाता है संवेगों से। ठीक है, यदि गलत संवेग आपके दिमाग में आ गए तो वहाँ पर आपके सोचने समझने की क्षमता समाप्त हो जाती है। ठीक है, ये जो पॉइंट है, ये मेन पॉइंट आपका क्रोध से आता है। क्रोध में व्यक्ति की सोचने समझने की क्षमता समाप्त हो जाती है। संवेगों में अस्थिरता होती है। इसका मतलब ये नहीं कोई संवेग आपका स्थिर है, हर समय ये बदलता रहता है। संवेग व्यक्तिगत होता है, आपका संवेग आपके लिए कार्य करेगा। संवेग व्यापक होता है, इसका परिणाम बहुत बड़े होते हैं। संवेग की स्थिति में शारीरिक परिवर्तन होता है। अगर आप खुशी होंगे तो आपका चेहरा हंसता हुआ दिखाई देगा, अगर आप दुखी होंगे तो आपका चेहरा उदास दिखाई देगा, अगर आप खुश होंगे तो खुशी आपके चेहरे में दिखाई देगी। तो इस प्रकार आपके शरीर में भी परिवर्तन होता है। संवेग सकारात्मक भी होते हैं और नकारात्मक भी होते हैं। संवेगों का संबंध मूल प्रवृत्तियों से होता है, जैसे संतान की कामना से वात्सल्य, ये अलग अलग हो जाता है। संवेग में सुख और दुख दोनों निहित होते हैं। संवेग धनात्मक भी होता है और संवेग ऋणात्मक भी होता है। जैसे प्रेम को अगर हम कहें तो प्रेम एक धनात्मक संवेग है, लेकिन क्रोध को हम ऋणात्मक कहेंगे, क्योंकि इसके परिणाम जो होते हैं वो हमेशा बुरे ही होते हैं। संवेग प्राकृतिक होते हैं, इसे कोई बना नहीं सकता है, ये ऑटोमेटिक उत्पन्न होते हैं, जैसे क्रोध हो गया। संवेग विकसित होते हैं, जैसे प्रेम हो गया। ये स्थिति के अनुसार, जगह के अनुसार ये ऑटोमेटिक आपके उत्पन्न होते हैं। महत्वपूर्ण चीजें उन्हीं को हम लोग देखेंगे। देखिए, भारतीय मनोवैज्ञानिकों ने राग और द्वेष के रूप में दो संवेगों में विभाजित किया है। ठीक है, राग और द्वेष नाम के ये दो संवेगों के रूप में विभाजित किया है। जिन संवेगों से व्यक्ति को सुख और आनंद की अनुभूति होती है उन्हें सुखमय संवेग या धनात्मक या सकारात्मक संवेग कहते हैं। तीनों नाम उसी के हैं। ठीक है, जिन संवेगों से व्यक्ति को सुख और आनंद की प्राप्ति होती है उन्हें क्या कहते हैं? सकारात्मक भी कहते हैं, धनात्मक भी कहते हैं, सुखमय भी कहते हैं। ये संवेग जैसे प्रेम हो गया, भक्ति हो गया। जबकि जिन संवेगों से व्यक्ति को दुख प्राप्ति होती है उसे दुखमय संवेग या ऋणात्मक संवेग या नकारात्मक संवेग कहते हैं, जैसे घृणा, क्रोध, भय इत्यादि। संवेग वैसे देखा जाए तो कुल 14 हैं,
मूल प्रवृत्ति की संख्या 14 है। इस प्रकार 14 संवेग भी आपके हो जाते हैं। अब ये कौन कौन से, इसको ध्यान से देखिएगा। सकारात्मक और नकारात्मक दोनों देखेंगे हम लोग। संतान की कामना रखते हैं तो वात्सल्य नाम का सकारात्मक संवेग होता है। सरल गति की कामना रखते हैं तो आपको करुणा नामक संवेग होता है। जिज्ञासा में आश्चर्य होता है। हास में आमोद होता है। गौरव में आत्माभिमान होता है। संग्रहण, संग्रहण का मतलब होता है इकट्ठा करना, ठीक है। जब आपके पास कोई चीज़ बहुत सारी हो जाती है तो आप स्वामित्व हो जाते हैं, मतलब स्वामी कहलाते हैं उन चीज़ों के। रचना, धार्मिकता, कृतिभाव होता है। इसके विपरीत यहाँ पर कुछ नकारात्मक संवेग भी हैं, जैसे युयुत्सा। युयुत्सा जो प्रवृत्ति होती है वो क्रोध की होती है। निवृत्ति ये आपकी घृणा की होती है। पलायन ये भय की होती है। पलायन का मतलब भागना, जब व्यक्ति डर जाता है तो दौड़ना चालू कर देता है, भागना चालू कर देता है उन चीज़ों से, भय की होती है। दैन ये आपकी आत्महीनता से होती है। सामूहिकता एकाकीपन से होती है। भोजन की तलाश भूख से होती है। काम प्रवृत्ति कामुकता से होती है। ये आपके इतने ऋणात्मक और धनात्मक संवेग हैं। अब हम लोग चैप्टर बाय चैप्टर संवेग देखेंगे कि शैशवावस्था में क्या स्थिति होती है। तो नवजात शिशु अपने संवेगों को व्यवहार के रूप में प्रकट करता है, जैसे रोना, चिल्लाना, हाथ पैर पटकना। इसी बात का प्रमाण होता है कि शिशु की संवेगात्मक स्थिति समान उत्तेजना होती है। मतलब इस स्थिति में जो संवेग होता है सबसे तेज होता है। और मेन चीज़ क्या होती है, उत्तेजना। थोड़ी थोड़ी सी बात में रोना, चिल्लाना चालू कर देता है, हाथ पैर पटकता है। ये सब चीज़ें कैसी हैं, उत्तेजना के कारण होती हैं, ठीक है। तो विवेज ने क्या कहा था, इसके पहले भी आप पढ़ चुके हैं। तो विवेज ने कहा था कि 3 माह की उम्र में 2 संवेग पैदा होते हैं। पहला होता है दुख और दूसरा होता है आनंद। दुख में आपने पढ़ा होगा भय, क्रोध, और आनंद में उत्साह, ये सब देखे होंगे आपने। जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती जाती है, ये पॉइंट महत्वपूर्ण है, जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती जाती है वैसे उसके संवेग और व्यवहार में क्या होती है, स्थिरता या नियंत्रण भी पाई जाती है। बच्चा छोटा होता है तो उसे पता नहीं कि आपकी स्थिति क्या है, आप कैसे हैं, कितना पैसा आपके जेब में है। उसे खिलौने चाहिए तो चाहिए। जिस बातों पे मचल जाएगा उस बात को आपको पूरा ही करना पड़ेगा। लेकिन जैसे जैसे वो उम्र में बड़ा होता जाता है तो उसमें व्यवहार में स्थिरता आती है और उसकी क्या होती है, मांगे थोड़ा थोड़ा सा कम होती जाती हैं। शिशु की प्रेम भावना काम प्रवृत्ति पर आधारित होती है। शिशु का अपने अंगों से प्रेम करना काम प्रवृत्ति का द्योतक है। सिगमंड फ्रायड ने इस बात को बताया कि शिशु जो होता है वो सिर्फ आत्म प्रेम करता है, उसे मात्र अपने आप से प्रेम होता है, उसे बाकी लोगों से कोई मतलब नहीं होता है। वो अपनी चीज़ों से प्रेम करता है, उसमें अपनेपन की भावना पाई जाती है। या फिर वो जिसके नज़दीक रहता है वह उससे भी अधिक प्रेम करता है। इससे समझ में आता है कि शिशु में अपनेपन की भावना पाई जाती है। पूर्व अवस्था में 4 से 5 वर्ष की अवस्था में कहा जाता है बालिका में पितृ प्रेम होता है और इसमें मातृ विरोधी भावना होती है जो इलेक्ट्रा के कारण होती है, इलेक्ट्रा ग्रंथियों के कारण होती है। और बालकों में मातृ प्रेम होता है, ये पितृ विरोधी भावना रखते हैं। ये ग्रंथि कौन सी होती है, ये ओडिपस ग्रंथि के विकास के कारण होता है। तो ये प्रश्न आपके महत्वपूर्ण, ये बहुत बार आते हैं कि बाल्यावस्था में जो बालिका का पिता के प्रति प्रेम है वो किस ग्रंथि के कारण होता है, और या फिर बालकों में माता के प्रति जो प्रेम होता है वो किस ग्रंथि के कारण होता है। तो बालकों में ध्यान दीजिएगा ओडिपस है और बालिकाओं में ये इलेक्ट्रा ग्रंथि के कारण होता है। अभी शैशवावस्था से देखिए बाल्यावस्था में आ गए। अब धीरे धीरे बाल्यावस्था की तुलना शैशवावस्था की तुलना में बाल्यावस्था में संवेग तीव्रता एवं उग्रता नहीं होती है। शैशवावस्था में संवेग बहुत तेज होते हैं
और यही संवेग जब किशोरावस्था में होते हैं तब बहुत तेज होते हैं, लेकिन बाल्यावस्था में सुसुप्त अवस्था में पाए जाते हैं, या कह सकते हैं बहुत धीमे होते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्थायित्व आने लगता है, जिसके आधार पर मनोवैज्ञानिकों ने क्या कहा है, बाल्यावस्था को कहा है संवेगात्मक विकास का आदर्श काल कहा है। मतलब यहाँ पर बच्चों में उतना अधिक संवेग विकसित तेज नहीं होते जितना आपके शिशु में होते हैं, किशोरावस्था में। और यही संवेग जब आप शैशवावस्था में, जब यही संवेग आप किशोरावस्था में पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी संवेगों की स्थिति बहुत तीव्र होती है। किशोरावस्था में तो यहाँ तक हो जाता है, किसी व्यक्ति को यदि किसी चीज़ से प्रेम हो गया तो उसके लिए वो पूरी दुनिया से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, ठीक है, जबकि बाल्यावस्था में सब चीज़ें नहीं पाई जाती हैं। इसी बात पर क्रो एवं क्रो ने कहा है, क्या कहा है, कि बाल्यावस्था के संपूर्ण वर्षों में संवेगों की अभिवृत्ति में निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं। ये पॉइंट जो वैज्ञानिक या जो मनोवैज्ञानिकों ने बोला, इनको आप ध्यान दीजिएगा। बाल्यावस्था में बच्चों में क्या आती है, शिष्टता आती है। शिष्टता मतलब मान सम्मान की चीज़ें वो सीखता है, नैतिक मूल्यों का ज्ञान प्रारंभ हो जाता है। इसी अवस्था को बालक के विद्यालय का प्रवेश काल भी कहा जाता है। इसी काल में बच्चा पढ़ने भी जाता है, इसलिए इसको प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश की अवस्था भी कहते हैं। बालक में संवेगात्मक विकास पर विद्यालयी वातावरण का व्यापक प्रभाव पड़ता है। मतलब विद्यालय जाता है तो उसका एक विशेष प्रभाव पड़ता है बालक के ऊपर। संवेगों के अभिव्यक्ति में सामाजिकता का भाव आने लगता धीरे धीरे जी। ये सब चीज़ें बालक में इसी काल में पड़ता है। किशोरावस्था में क्या होता है, अब शैशवावस्था आप पढ़ चुके, बाल्यावस्था पढ़ चुके, उसमें क्या क्या चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। अब संवेगात्मक अवस्था देखिए किशोरावस्था में क्या होती है। तो किशोरावस्था में सर्वाधिक अध्ययन करने का श्रेय जो जाता है जीएस हाल को जाता है। इन्होंने किशोरावस्था की मानस स्थिति को संघर्ष की अवस्था, तनाव की अवस्था, तूफान की अवस्था और विरोध की अवस्था बताई है। जीएस हाल ने, कहीं कहीं आपको हाल भी लिखा मिलेगा, तो इन्होंने कहा है कि किशोरावस्था जो होती है वो संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था होती है। जबकि कोल एवं ब्रूस ने क्या कहा है, उन्होंने कहा कि किशोरावस्था के आगमन का मुख्य चिन्ह संवेगात्मक विकास में तीव्र परिवर्तन है। कोल एवं ब्रूस ने क्या कहा है कि जब किशोरावस्था प्रारंभ हो जाएगी तो आप समझ लीजिएगा कि उसके विकास में, संवेगात्मक विकास में बहुत तेजी से परिवर्तन चालू हो जाएंगे। कहते हैं किशोरावस्था में किशोर एवं किशोरियों मतलब बालक एवं बालिकाओं में विरोधी मनोदशाएं उत्पन्न होती हैं। जैसे समान परिस्थितियों के बाद भी वो कभी कभी आनंदमय हो जाते हैं और कभी कभी चिंता और दुख दिखाई देते हैं। वातावरण के साथ साथ समायोजन एवं अनुकूलन के प्रयास में भी असफलता से किशोरों में निराशा या नकारात्मक सोच की भावना विकसित होने लगती है। मतलब इस स्थिति में बच्चे समायोजन नहीं कर पाते हैं, और अगर उचित समायोजन कर लिया तो वो खुश बहुत जल्दी होते हैं, लेकिन उन्हें विशेषकर समायोजन नहीं हो पाता, क्योंकि जो वो सोचते हैं वो कभी पूरा नहीं हो पाता है या बहुत कम पूरा होता है। इसलिए उनमें निराशा की भावना जागृत होती है, नकारात्मक सोच जागृत होती है। इसी प्रकार इसी अवस्था में सबसे ज़्यादा अपराधी भी पाए जाते हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं, अपराधी काल की अवस्था भी कहते हैं, क्योंकि इसी काल में आपकी अपराधी प्रवृत्ति जन्म लेती है। सबसे ज़्यादा अपराध अगर आपने देखे होंगे वो आपने किशोरावस्था में देखे होंगे। BN झा ने एक बात कही, ये भी मनोवैज्ञानिक हैं। उन्होंने कहा है कि किशोरावस्था में बालक एवं बालिकाओं में काम प्रवृत्ति तेज हो जाती है और उनके संवेगात्मक व्यवहार पर असाधारण प्रभाव डालता है। इसी युग में मतलब किशोरावस्था में ही एक दूसरे के प्रति संवेग उत्पन्न होते हैं, बालकों में बालिकाओं के प्रति और बालिकाओं में बालकों के प्रति। यहीं पर प्रवेश करने की अवस्था आ जाती है। एक दूसरे से घर की परिस्थितियों को ना देखते हुए भी ये लोग एक दूसरे से कुछ भी वादा कर डालते हैं। पूरा हो गया तो अच्छी बात है, और ना पूरा होने की स्थिति में
कहीं ना कहीं नकारात्मक संवेग उत्पन्न होते हैं और यहीं से कहीं ना कहीं अपराध की प्रवृत्ति भी जन्म लेती है। तो देखिए इसमें बोला गया है कि इसी अवस्था में काम प्रवृत्ति केंद्रीय तत्व के रूप में अभिव्यक्त हो जाती है, मतलब काम प्रवृत्ति बहुत तेज होती है और यहीं पर स्वाप्रेम, विषमलिंगी प्रेम और समलिंगी प्रेम ये सब चीज़ें जन्म लेती हैं। ठीक है, यहाँ पर व्यक्ति क्या करता है, चीज़ों को, यदि वो एक धनात्मक संवेग है उसके पास, तो वो अपनी चीज़ों से प्रेम करता है, अच्छी बुरी चीज़ों को पहचान सकता है और यही अवस्था होती है जब व्यक्ति को जीवन में आगे ले जाती है। यहाँ पर विषमलिंगी प्रेम का मतलब है यहीं पर बालक कहीं ना कहीं दूसरे लिंगों के प्रति आकर्षित भी होता है। समलिंगी प्रेम का मतलब है कि यहाँ पर दोस्तों का अपना स्वयं का एक ग्रुप भी होता है, स्वयं के लोगों के साथ उठता है, बैठता है, अपनी चीज़ों को शेयर करता है, तो ये सब चीज़ें उसमें जागृत हो जाती हैं। इस परिस्थिति में किशोर एवं किशोरियाँ अंध बने रहते हैं। अंध बने रहने का मतलब ये है कि यहाँ पर इन्हें सिर्फ अपने दिवा स्वप्न में व्यस्त रहते हैं, उन्हें क्या चाहिए, उनके साथ क्या होना चाहिए, बेहतर क्या हो सकता है, सब कुछ अपने बारे में यहाँ पर बच्चा सोचता है। अंधापन प्रौढ़ावस्था में कुछ में परिमार्जित हो जाता है और कुछ में स्थायित्व का रूप प्रकट कर लेता है। मतलब किशोरावस्था से जब प्रौढ़ावस्था में जाते हैं तो कुछ बच्चों में ये क्या होता है, स्थायी हो जाता है और कुछ बच्चों में क्या होता है, ये परिमार्जित मतलब बदल चुका होता है। जीवन काल के अंत तक ये बना रहता है, जो समाज में समय समय पर स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। तभी तो समाज का एक व्यक्ति ये कहता है कि उस वृद्ध को देखें, उसने किशोरापन को पुनः प्राप्त कर लिया है। किशोरापन को पुनः प्राप्त करने का मतलब है कि कभी कभी बूढ़े भी हरकत करते हैं, तभी बच्चे का उनके लिए बोला जाता है कि इस बुजुर्ग को देखिए, इसमें भी अभी लड़कपन देखने को मिल जाता है। अब रहा निचोड़ इसका, जो प्रश्न आपके बार बार पूछे जाते हैं। संवेगात्मक विकास में बोला गया है वुडवर्थ के द्वारा कि संवेग विकास की उत्तेजित दशा है। वीएफ स्किनर ने बोला है कि शिशु का संवेगात्मक व्यवहार धीरे धीरे निश्चित और स्पष्ट हो जाता है। उसके व्यवहार में विकास की समानता या सामान्य दिशा अनिश्चित रूप से स्पष्ट से विशिष्ट की ओर होती है। रोस ने बोला है कि संवेग चेतन की वह अवस्था है जिसमें रागात्मक तत्व की प्रधानता रहती है। गिलफोर्ड ने बोला है कि संवेग क्रियाओं का उत्तेजक है। ये आप नोट जरूर कर लीजिएगा क्योंकि ये प्रश्न आपके पेपरों में आते हैं। वैलेंटाइन ने बोला है, ये महत्वपूर्ण है आपका, कि जब रागात्मक प्रवृत्ति का वेग बढ़ता है तो सभी संवेग या तभी संवेगों की उत्पत्ति होती है। जर्ज चिल्ड ने बोला है, किसी भी प्रकार के आवेश आने पर भड़क उठने तथा उत्तेजित होने की अवस्था को क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। इसी अवस्था में थोड़ी थोड़ी सी बात पर भड़क उठना, थोड़ी सी बात पर नाराज होना, ये सब चीज़ें आपकी इसी अवस्था में होती हैं। ये वेरान वर्ण कैंटोविच का भी आया तो नहीं है, लेकिन फिर भी देख लीजिए। संवेग से तात्पर्य एक ऐसी आत्मनिष्ठ भाव की अवस्था से होता है जिसमें कुछ शारीरिक उत्तेजना पैदा होती है, यहाँ पर दा है, पैदा होती है, और जिसमें कुछ खास व्यवहार होते हैं। और मैकडूगल, ये आपका इम्पोर्टेंट है, इसमें बताया जाता है कि संवेग नहीं होगा, या अनुभव होना चाहिए। संवेग एक प्रकार कार्य प्रणाली की क्रिया विधि है। यहाँ पर इतने पॉइंट है जो आपके परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। देखिए, अब हम बात करते हैं सामाजिक विकास की। तो जो एक छोटा बच्चा होता है, जिसे हम लोग नवजात शिशु कहते हैं, वो ना तो सामाजिक होता है और ना ही हम उसे असामाजिक कह सकते हैं। ठीक है, जैसे लोग बड़ों को कह देते हैं कि आप ऐसा, आपको देखकर ऐसा लगता है कि आप सामाजिक व्यक्ति नहीं हो। ठीक है, तो शिशुओं को आप ना तो सामाजिक कह सकते हैं और ना ही असामाजिक कह सकते हैं। लेकिन यही
बाद के वातावरण एवं परिस्थितियों के अनुसार, मतलब यही व्यक्ति, यही बच्चे जो बाद में परिस्थिति और वातावरण के अनुसार उनमें सामाजिक और असामाजिक तत्वों का विकास होता है, जो व्यवहार के रूप में अभिव्यक्त होते हैं। ठीक है, मतलब अभिव्यक्त का मतलब होता है जो व्यवहार के रूप में दिखाई देते हैं। अगर कोई बच्चा हो सकता है सामाजिक कार्यों में हाथ बटाता है तो उसे समाज में अप्रिशिएट किया जाता है और उस व्यक्ति को क्या बोला जाता है कि एक सामाजिक व्यक्ति है। अगर उस समाज सेवा में लगता है, अपने से बड़ों का मान सम्मान करता है और सब गुण उसमें अच्छे हैं तो उसे सामाजिक प्राणी माना जाता है। इसके विपरीत यदि कोई व्यक्ति गलत संगत में है और गलत व्यवहार करता है, इसके साथ में उसका समाज के प्रति व्यवहार भी ठीक नहीं है, तो उसे एक असामाजिक व्यक्ति के रूप में माना जाता है। आगे देखिए, जैसे जैसे उसका शारीरिक एवं मानसिक विकास होता है, किसी बच्चे के लिए बोली गई यहाँ पे कि जैसे जैसे उस बच्चे का शारीरिक एवं मानसिक विकास होता है उसी स्तर से उसका सामाजिक विकास भी बढ़ता जाता है। ठीक है, तो समाज की जो नैतिक जिम्मेदारियाँ होती हैं वो भी बच्चे के हिसाब से ही बढ़ती हैं। इसलिए इसमें बोला गया है कि समय एवं परिस्थितियों के अनुसार उसके व्यवहार में क्या होता है, लगातार परिवर्तन होता है। इसी बात में देखो हरलाख ने क्या बोला है। हरलाख के अनुसार बोला गया है कि सामाजिक विकास से तात्पर्य सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुकूल व्यवहार करने की क्षमता सीखने से होता है। ये कथन यदि आता है तो ध्यान रखिएगा, या इसके स्थान पर यह भी आ सकता है कि सामाजिक विकास का अर्थ सामाजिक संबंधों में परिपक्वता को प्राप्त करना है। इसका अर्थ ये है कि सामाजिक बनने का अर्थ ये है कि सामाजिक जो तत्व हैं या फिर सामाजिक जो संबंध है जिनसे हम लोग जुड़े हुए हैं उनमें हमें अपनी परिपक्वता दिखाने का मौका मिलना चाहिए। अगर हम लोग दिखाते हैं तो ये एक सामाजिक विकास कहलाएगा। ठीक है, और शैशवावस्था में सामाजिक विकास क्या होता है उसको भी देख लेते हैं। तो प्रथम माह में शिशु प्रकाश एवं आवाज़ से प्रभावित होता है। ठीक है, जन्म के प्रथम माह में। दूसरे माह में क्या करता है, वह अन्य व्यक्तियों को देखकर मुस्कुराता है। 2 वर्ष की अवस्था में वह घर का सक्रिय सदस्य बन जाता है और घरेलू कार्यों में सहयोग देना, मतलब 2 वर्ष के बाद में यदि आप उससे बोलोगे बेटा रोटी ले आओ तो आपको रोटी ला कर देगा। आप बोलोगे बेटा कुंडी बंद करो तो कुंडी बंद कर देगा। आप बोलोगे पानी लेकर आओ तो पानी लेकर, मतलब वो एक सक्रिय सदस्य बन जाता है। वो अपना हाथ बटाना आपके साथ अच्छा लगता है उसे। तीसरे वर्ष में क्या होता है, तीसरे वर्ष में बच्चा अन्य बच्चों के साथ खेलने लगता है। अन्य बच्चों के साथ उसे खेलने में आनंद आता है। उसके अंदर से उसके सामाजिक संबंध स्थापित होने लगते हैं। ठीक है, 5वें वर्ष की अवस्था में बच्चे के मानस पटल पर नैतिक मूल्यों का विकास होता है। धीरे धीरे मतलब उसमें सोचने समझने की क्षमता भी आने लगती है। ठीक है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के प्रज्ञाकाल मतलब 4 से लेकर 7 वर्ष में बालक के खेल से अधिक सामाजिक होते हैं। जैसे शिक्षक, ये जो खेल बताए गए हैं, वकील, डॉक्टर, पुलिसमैन, ये सब चीज़ें बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। बाल्यावस्था में सामाजिक विकास कैसे होता है उसको भी देख लेते हैं। तो बाल्यावस्था के प्रथम चरण में मतलब 6 वर्ष की अवस्था में बालक और बालिका विद्यालय प्रवेश करते हैं। इसलिए इस अवस्था को क्या कहते हैं, विद्यालय में प्रवेश की अवस्था कहते हैं। ठीक है, ये महत्वपूर्ण चीज़ है। इसी अवस्था में ये मित्र या टोली या समूह बनाते हैं या फिर किसी अन्य समूह का सदस्य भी बन जाते हैं। तो हरलाख के अनुसार क्या है कि टोली समूह बालक में आत्मनियंत्रण, साहस, न्याय, सहनशीलता, नेता के प्रति भक्ति, दूसरे के प्रति सद्भावना आदि गुणों में विकास करती है। मतलब यह जो अवस्था होती है, इस अवस्था में बाल्यावस्था में बालक आत्मनियंत्रण सीखता है, साहस, न्याय, सहनशीलता, दूसरे के प्रति सद्भावना, इन सब चीज़ों का उसमें विकास होता है। ये सब भी सामाजिक तत्वों के एक अंग हैं। ठीक है, और इसमें कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। किशोरावस्था में क्या होता है, किशोरावस्था में इसमें आपका महत्वपूर्ण ये सिर्फ ये देखते हैं। किशोरावस्था में बोला गया है कि क्रो एवं क्रो के अनुसार जब बालक 13 या 14 वर्ष की उम्र में प्रवेश करता है तब उसके प्रति
दूसरों के और दूसरों के प्रति उसके दृष्टिकोण केवल उसके अनुभवों में बल्कि उसके सामाजिक संबंधों में परिवर्तन करने लगते हैं। इसका मतलब है कि जब बच्चा 13 या 14 वर्ष का होता है तब वह बच्चा किसी दूसरे व्यक्ति पर अपनी छाप छोड़ सकता है। इसका मतलब यदि वह सामाजिक प्राणी है, समाज के अंतर्गत रहता है, तो उसकी जो पहचान है वो समाज में दिखाई देने लगती है, लोग उसकी चर्चाएं करने लगते हैं। ठीक है, तो ये दृष्टिकोण उसका बदल जाता है। तो और इसमें किशोरावस्था में किशोरों में अपने समूह के प्रति अत्यधिक भक्ति रहती है। ये अपने ग्रुप के लिए कुछ भी कर सकते हैं। समूह की सदस्यता के कारण किशोरों में नेतृत्व करने, उत्साह, सहानुभूति, पारस्परिक सहयोग एवं सद्भावना, नैतिक मूल्य इत्यादि का विकास होता है। समूह का नेतृत्व करने का मतलब ये है कि वो लीडर बनते हैं कि मैं इन सभी लोगों का बॉस हूँ, मैं ये चीज़ निर्धारित करता हूँ। तो ये भावनाएँ होती हैं। आप ग्रुप में रहकर एक दूसरे को उत्साह प्रदर्शित करते हो, नेतृत्व करने की भावना होती है, एक दूसरे के साथ सहानुभूति का व्यवहार रखते हैं, पारस्परिक सहयोग और सद्भावना के विचार होते हैं आपके मन में। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, ये भी कहीं ना कहीं सामाजिक विकास के ही कारण हैं। स्ट्रैग ने बोला है कि वास्तविक सामाजिक ग्रहणशीलता योग्यता वाले शिक्षकों से दैनिक संपर्क बालक के सामाजिक विकास निश्चित योग देते हैं। हालांकि ये कभी आया नहीं है ये पॉइंट पेपरों में, लेकिन देख लीजिएगा कि वास्तविक समाज ग्रहणशीलता, ठीक है, यदि समाज से कुछ ग्रहण करते हैं, ऐसे योग्यता वाले शिक्षकों से दैनिक संपर्क में यदि कोई रहता है तो वो बालक के सामाजिक विकास में निश्चित योगदान देते हैं। योग देते हैं मतलब योगदान देते हैं। ये पॉइंट थोड़ा समझने वाला है कि वास्तविक सामाजिक ग्रहणशीलता योग्यता वाले शिक्षक से, मतलब जिस शिक्षक में सामाजिक ग्रहणशीलता होगी और योग्यता होगी, ऐसे अध्यापकों के संपर्क में रहकर बालक भी सामाजिक विकास में निश्चित योगदान दे सकते हैं। कुछ प्रश्न महत्वपूर्ण हैं जो परीक्षाओं के हिसाब से हैं। जिस तरह क्रोन ने बोला है कि संवेगात्मक और सामाजिक विकास साथ साथ चलते हैं, ये पॉइंट महत्वपूर्ण है। B.F. स्किनर, इन्होंने कहा है कि वातावरण और संगठित सामाजिक साधनों के कुछ ऐसे विशेष कारक हैं जिनका बालक के सामाजिक विकास की दशा पर निश्चित और विशिष्ट प्रभाव पड़ता है। वातावरण और संगठित साधनों के कुछ ऐसे विशेष कारक हैं जिनका बालक के सामाजिक विकास की दशा पर निश्चित और विशिष्ट प्रभाव पड़ता है। ये B.F. स्किनर ने बोला है। सोरेसन ने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि सामाजिक अभिवृद्धि और विकास का अर्थ ही अपनी और दूसरों के प्रति या दूसरों की उन्नति की योग्यता की वृद्धि है। इस तरह से परिभाषा अटपट है, लेकिन फिर से देखते हैं। सामाजिक अभिवृद्धि और विकास का अर्थ है क्या है कि अपनी और दूसरों की उन्नति के लिए योग्यता में वृद्धि। सामाजिक अभिवृद्धि और विकास, ठीक है, इसका अर्थ क्या है, अपनी और दूसरों की उन्नति के लिए योग्यता में वृद्धि होना। और क्रो ने क्या कहा है, क्रो ने कहा है कि बाल्यावस्था में बालक अपने शिक्षक का तो सम्मान करता ही है, पर उसका प्रयास करने की प्रवृत्ति का दमन नहीं कर पाता। मतलब सम्मान तो करता है बाल्यावस्था में बालक, लेकिन कभी कभी वो प्रयास करने की प्रवृत्ति का, मतलब कभी कभी वो उनके साथ हंसी मजाक जो करना होता है, उस आदतों का वो दमन, मतलब उसको रोक नहीं सकता है। हरलाक के शब्दों में क्या है कि समूहों के प्रभावों के कारण बालक सामाजिक व्यवहार का ऐसा महत्वपूर्ण प्रशिक्षण प्राप्त करता है जैसा प्रौढ़ समाज द्वारा निर्धारित की गई दशाओं में उतनी सफलता से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ये हरलाक के द्वारा बोला गया है। इसके बाद में आते हैं हम इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ, ठीक है। गूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति होती हैं, कितनी होती हैं आपने पढ़ी हैं, ये होती हैं आपकी 14 होती हैं। तो विकल्प नंबर इसमें C बिल्कुल सही होगा। C। अगला है मैकडूगल के अनुसार मूल संवेग होते हैं। मूल संवेग कितने होते हैं, मूल संवेग भी आपके 14 ही होते हैं, तो इसका विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। संवेग का संबंध किससे होता है, संवेग का संबंध किससे होता है, तो संवेग का संबंध होता है आपका भावना से, इसलिए विकल्प नंबर इसमें 1 बिल्कुल सही होगा।
अगला है नकारात्मक मूल प्रवृत्ति क्या होती है। तो आपने पढ़ा होगा कि नकारात्मक में कौन कौन से होते हैं। क्रोध होता है, भय होता है, घृणा होती है, तीनों चीज़ें होती हैं। इसलिए यहाँ पर तीनों चीज़ें पाई गई हैं, तो विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही होगा, ये सभी। अगला है सकारात्मक। सकारात्मक में देखिए प्रेम आता है, उल्लास आता है। तो इसमें क्रोध, भय और घृणा ये तीन तो होंगे नहीं, क्योंकि नकारात्मक है। तो बचा क्या, ए बचा, यही आपका सही होगा। अगला है भारतीय मनोवैज्ञानिक के अनुसार संवेग क्या है। तो राग और द्वेष ये दोनों आपके क्या हैं, दोनों संवेग हैं। तो इसलिए विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही होगा। दुख कैसा संवेग है। दुख कैसा संवेग है। तो देखिए दुख है तो भय भी होगा, क्रोध भी होगी, घृणा भी होगी। ठीक है, जब तीनों चीज़ होंगी तो विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाता है आपका। विकल्प नंबर डी, इसका मतलब सभी सही है। 8वां देखिए, कहते हैं संवेग क्रियाओं का उत्तेजक है। संवेग क्रियाओं का उत्तेजक है, यह कथन किसने दिया। संवेग क्रियाओं का उत्तेजक है, यह कथन किसने दिया। तो ये दिया था आपके गिलफोर्ड जी ने। इसलिए विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही है। 9वां प्रश्न देखिए, कहते हैं बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास हो जाता है। बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास हो जाता है, कब से होता है। ये होता है 5 वर्ष की अवस्था से। तो विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही है। 10वां देखिए, संवेगात्मक एवं मानसिक विकास साथ साथ चलते हैं। संवेगात्मक भी और सामाजिक, मानसिक क्या कहा मैंने, तो संवेगात्मक और सामाजिक विकास साथ साथ चलते हैं। ये शब्द किसका था, ये शब्द बोला था आपके कोल एंड ब्रूस जी ने। विकल्प नंबर 1 सही होगा। अगला देखते हैं शरणागति है। शरणागति क्या है, ये बौद्धिकता है, संवेग है, मूल प्रवृत्ति है। तो ये आपकी मूल प्रवृत्ति होती है। तो विकल्प नंबर ए सही है। अगला है पलायन है। क्या है पलायन। पलायन मूल प्रवृत्ति है, संवेग है, बौद्धिक। तो संवेग तो हमें लगता नहीं, इनमें से कोई भी नहीं हो सकता, बौद्धिक संक्रिया भी नहीं है। तो हमारा ए बचता है, मूल प्रवृत्ति, यही आपका आंसर होगा। 13 देखिए, शिशु आवाज़ से प्रभावित होता है। शिशु मतलब कब से आवाज़ से प्रभावित होता है। तो हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, पहले महीने से। अगला है, कहता है बच्चा घरेलू कार्यों में सहयोग प्रारंभ कर देता है। अभी हम लोगों ने पढ़ा है 2 वर्षों से। संवेग अनुभव का एक प्रकार, संवेग जो है वो अनुभव का एक प्रकार है, कार्य की प्रणाली है एवं क्रिया की एक मत है, कह सकते हैं। 15वां नंबर, तो इसमें क्या होगा, ये कथन किसने कहा था। संवेग अनुभव का एक प्रकार है, कार्य की प्रणाली है एवं क्रिया की एक मत है। एक बात किसने कही थी, राइस ने, पियाजे ने, कोल एवं ब्रूस ने, इनमें से कोई नहीं। अगला है बहिर्मुखी प्रवृत्ति का विकास होता है। बहिर्मुखी प्रवृत्ति का विकास होता है, शैशवावस्था में होता है, किशोरावस्था में होता है, बाल्यावस्था में होता है, या इनमें से कहीं नहीं होता है। तो ध्यान दीजिएगा, बहिर्मुखी प्रवृत्ति का विकास किशोरावस्था से होता है। 17 नंबर है, कहते हैं सखा भाव का विकास होता है। सखा भाव, तो सखा भाव का विकास कहाँ से होता है। तो सखा भाव का मतलब एक मित्रवत प्रेम के लिए किशोरावस्था में जब जाएंगे तो आप ये चीज़ पढ़ेंगे, सखा भाव का यहीं पर होता है। 18 नंबर देखिए, कहते हैं निरुद्देश भ्रमण की प्रवृत्ति पाई जाती है। निरुद्देश भ्रमण की प्रवृत्ति किसमें पाई जाती है, बाल्यावस्था में पाई जाती है, लेकिन इसमें बाल्यावस्था है नहीं है, इसलिए इसमें से कोई नहीं, ये वाला आंसर सही होगा। समलिंगी प्रेम विकसित होता है। समलिंगी प्रेम कहाँ विकसित होता है, शैशवावस्था में, किशोरावस्था में, बाल्यावस्था में, या फिर कोई नहीं। ये आपका किशोरावस्था में। यहाँ समलिंगी और विषमलिंगी दोनों प्रकार का प्रेम जागृत होता है, लेकिन जो विकसित होता है
विकसित होता है वो समलिंगी होता है, किशोरावस्था में होता है। अगला प्रश्न देखिए, कहता है किशोरावस्था के आगमन का मुख्य चिन्ह संवेगात्मक विकास में तीव्र परिवर्तन होता है, कौन सा है? ये कथन किसने बोला है? किसने कहा है कि किशोरावस्था के आगमन का मुख्य चिन्ह जो है, कैसे पहचानेंगे? जो मुख्य चिन्ह है वह संवेगात्मक विकास में तीव्र परिवर्तन। ठीक है, हो सकता है बालक सीधा रहता हो, किसी से कोई मतलब न रहता हो, किसी से बातचीत न करता हो, खेलता कूदता ना हो, लेकिन जैसे वो किशोरावस्था में पहुंचता है तो उसके जानने वालों की, पहचानने वालों की संख्या बढ़ने लगती है, बच्चों के साथ खेलने लगता है, बातचीत करने लगता है, अपनी बात को रखना चालू कर देता है। तो यहाँ से कहीं ना कहीं क्या होता है कि उसके संवेगों में परिवर्तन चालू होता है और हम पहचान सकते हैं कि यह व्यक्ति या यह बच्चा किशोरावस्था में प्रवेश कर चुका है। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करेंगे और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। हमारे द्वारा दी गई सभी वीडियो कहीं ना कहीं अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारा लगातार प्रयास आपके साथ है, लेकिन आपसे भी एक छोटा सा प्रयास चाहिए कि कम से कम वीडियो को लाइक ज़रूर करें यदि पसंद आई है। यदि आपको लगता है कि इस वीडियो से किसी और व्यक्ति का भी भला हो सकता है तो आप उसको शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।